नमस्कार। निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में आपका स्वागत है। मैं आज आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स अर्थात कूदना एवं फेंकना, थ्रो मीन्स फेंकना, जंपिंग माने कूदना, जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स जो क्रियाकलाप हैं उनके बारे में अध्ययन कराऊंगा। देखिए, कल मैंने आपको बताया था एथलेटिक्स जो है हमारा, एथलेटिक्स के अंतर्गत दो बातें आ रही हैं। एथलेटिक्स में हमारा जहां एक और ट्रैक, दो भागों में बांटा है एथलेटिक्स को, एक में है ट्रैक और दूसरे में है मैदान। एथलेटिक्स, तो एथलेटिक्स के अंतर्गत पहला जो था एथलेटिक्स का ट्रैक, ट्रैक मीन्स एक रास्ता, सीधा लाइन खिंच रही होती है उसमें और उसको लंबे स्तर पर बना दिया जाता है उसको, और आपका एक तरह से निर्धारण कि आप इस ट्रैक पर, इस रास्ते पर चलेंगे। लाइन दूसरी पर अगर आप क्रॉस करते हैं तो आप फाल्ट पर रहेंगे, तो वो ट्रैक कहलाता है। और दूसरे स्तर पर है मैदान, अर्थात जो भी फेंकने से रिलेटेड मैटर है। एथलेटिक्स का एक पार्ट है फेंकना, जिसमें भाला फेंकना है, गोला फेंकना है, तस्तरी फेंकना है, रिंग फेंकना है। ये जो फेंकने वाले जितने भी वो हैं आइटम, वो मैदान वाले इसमें रहते हैं। और इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट है कूद, छोटी कूद, लंबी कूद, ऊंची कूद, बांस कूद, इस तरह की ये कूद है। तो आज लंबी कूद, तिहरी कूद, ऊंची कूद, बांस कूद। फिर इसके बाद है आरंभिक लंबी कूद की फिर कैटेगरी है कि किस तरह से इस लंबी कूद को आप यूज करते हैं। तो आरंभिक यानी शुरू में आप दौड़ लगाएंगे, आरंभिक दौड़, जितना आप दौड़ कर आएंगे उतना ही आप लंबा कूद पाएंगे। फिर उछाल, उछाल से तात्पर्य जितना आप उछाल पाएंगे, मैं अभी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर। पहले हम इस ट्रैक वाले, इसको कल थोड़ा सा जो आपको रह गया था उसको मैं और बता दूं। कल मैंने दौड़ के कई सारे वो बताए थे कि दौड़ कौन कौन सी होती है, जिसमें दौड़ के प्रकार हैं। छोटी दौड़ अर्थात एक निश्चित उसका क्राइटेरिया होता है, 100 मीटर की, 200 मीटर और लास्ट से 400 मीटर की जो दौड़ होती है वह छोटी दौड़ कहलाती है, जो एक निश्चित ट्रैक पर दौड़ी जाती है। दूसरे पे है मध्यवर्ती दौड़, जो न तो ज्यादा मैराथन दौड़ की तरह बहुत लंबा एरिया चल लिया जाए और न ही इतनी छोटी, वो मध्यवर्ती दौड़ होती है। उनकी है कि वो दौड़े 1 मील, 400 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक की दौड़ होती है, वो मध्यवर्ती दौड़ कहलाती है। इनमें धावक को लंबे और अधिक छोटे कदम, मतलब मीडियम क्लास से चलना होता है। अपने कदमों की जो चाल है वो मीडियम रखनी होती है, नहीं तो तेज दौड़कर आपको लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, न धीरे चल के, तो एक मध्यम गति से आपको चलना होता है। फिर है एक लंबी दौड़। लंबी दौड़ का है लंबी रेस है, जिसमें आपको एक निश्चित समय पर उस पर पहुंचना होता है। तो लंबी दौड़ के अंतर्गत क्राइटेरिया उसका काफी बड़ा होता है, 3000 मीटर, 5000 मीटर, ठीक है, 8000 मीटर की तक सम्मिलित कर लिए जाते हैं, 10,000 मीटर भी है। इसमें धावक जो दौड़ने वाला है उसको अपने शरीर का बैलेंस बना के रखना होता है और सामान्य गति से दौड़ को करना है। एक साथ तेज भागोगे तो इतनी लंबी दूरी तक तेज नहीं भाग सकते, लेकिन अंतिम जो पड़ाव है, जब लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं हो तब आप तेज करके, क्योंकि वो उस समय आप स्लो चलेंगे तो आपको पैर आगे बढ़ने में दिक्कत करेंगे, तो उस समय आप फास्ट मूवमेंट में करके पार कर जाना होता है। फिर अवरोध वाली दौड़ें। अवरोध से तात्पर्य है कि दौड़ते के साथ साथ आपको बीच में बैरियर्स लगा दिए जाएं
उनको आप पार करके और फिर दौड़ें, वो अवरोध वाली दौड़ कहलाती हैं। इसमें भी ज़्यादा बड़ी दौड़ें नहीं होती हैं, छोटी होती हैं, 400 और 500 मीटर हाईएस्ट रहता है। गर्ल्स के लिए ये और भी कम रहती है, 100 से 200 मीटर तक ही रहती है, जिसमें एक डंडा होता है जो दोनों साइड में लगा दिया जाता है और उसके ऊपर से आपको फलांग के जाना होता है। अगर टच हो गया डंडे के, डंडा गिर गया तो आप फाल्टर हो जाते हैं और आप दौड़ में से आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक मैंने आपको कल रह गई थी, एक है रिले दौड़। रिले दौड़ अपने आप में ही एक ऐसी दौड़ है जिसमें 4 धावक, एक टीम बना ली जाती है जिसके 4 धावक होते हैं, वो अपने ट्रैक पर दौड़ते हैं। और इसमें क्या है, अपनी जो जितनी दौड़ का जो क्राइटेरिया है, जितना क्षेत्र है, जितने दौड़ना होता है, हमें उसको 4 भागों में बांट देते हैं। अगर 4 धावक दौड़ रहे हैं, प्रत्येक धावक को अपने एक जो शुरू में धावक दौड़ेगा वो अपना 1/4 अपने चौथा हिस्से का भाग पूरा कर लेगा, और जब वह चौथे हिस्से का पूरा कर लेगा तो उस जगह पर आप जहां पूरा हो रहा है वहां दूसरा धावक मिलेगा, उसको वह एक लकड़ी का या कागज का इस तरह से गोल एक सिंबल होता है, उसको देगा और वो उसको लेकर दूसरा धावक भागेगा। ऐसे ही तीसरा और एक चौथा। तो जो निश्चित क्राइटेरिया है, क्षेत्र है दौड़ने का, उसको 4 लोग मिलकर उसको एक निश्चित समय में पूरा कर लेते हैं, जिसे हम रिले दौड़ कहते हैं। उसके बाद है खाई धावन। खाई जैसे कहते हैं ना, कुआं और खाई। खाई मतलब एक गड्ढा होता है पानी से भरा, जिसको हम खाई कहते हैं, जिसको एक तरह से देसी भाषा में डबरा या खाई का रूप एक अलग रूप है जिसको, तो वो उसमें भी दौड़ के निकल जाना। खाई धावन ऐसा है कि दौड़ने के साथ साथ आपको वो ट्रैक, आपको बीच में पानी का खाई जैसा वो भी मिलेगा, जिसमें से भी आपको पार करना है, फिर ट्रैक आ जाएगा, फिर खाई मिलेगी, इस तरह का दौड़ना होता है, जिसको वाटर जंप भी कहते हैं। इसके बाद है एक वनपंथी दौड़। वनपंथी दौड़ के अंतर्गत दौड़ करने वाला जो ट्रैक है वो काफी लंबा होता है, लेकिन उसमें जगह जगह पर इंडिकेशन के रूप में झंडियां लगी रहती हैं, रेड एंड व्हाइट। रेड झंडी यानी उस रास्ते पर खतरा है, आपको उसमें नहीं जाना है, और व्हाइट झंडी होती है उस ट्रैक पर चलना है, क्योंकि वो जो ट्रैक है काफी डेंजरस एरिया रहता है, जिसमें आपको रेगिस्तान भी मिल सकता है, जिसमें आपको उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, दलदल है, अनेक झाड़ियां हैं, इस तरह का उसमें हर तरह का आपको जो बैरियर हैं वो आपको मिलेंगे। उन सबको आपको पार करना है और एक निश्चित समय पर आपको अपना जितना भी जो क्राइटेरिया है, जो क्षेत्र है, उसको पूरा करना है। उसको हम वनपंथी दौड़ कहते हैं। और लास्ट में है मैराथन दौड़, जो केवल सड़क पर दौड़ी जाती है, जिसमें शुरू में जो है 11 किलोमीटर पर एक पत्थर मील का जो लगा दिया जाता है इंडिकेशन के रूप में कि साहब अब इतनी कितनी दूरी और है, जिससे जो मैराथन दौड़ वाले हैं उनको हिम्मत बनती है कि हाँ इतना तो चल लिए हम, और धीरे धीरे जैसे आगे जाते हैं तो 5-5 किलोमीटर पर इंडिकेशन के रूप में वो पत्थर किलोमीटर के वो आपको लगाने होते हैं, वो दिखाई देने चाहिए। और इसका है कि वो शुरू में जब मैराथन की जाती है, क्योंकि ये लंबी रेस है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर जो अपने हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं। अब आता है, ये तो मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा रिवीजन करवाया है कि ये एथलेटिक्स का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें आपको एथलेटिक्स के अंतर्गत जो ट्रैक वाला पार्ट है उसमें दौड़ है, एक रास्ते पर जो दौड़ उसमें। इसके बाद आता है अब मैदान। मैदान के अंदर सबसे पहले आती है कूद, ये सेकंड पार्ट है। फिर कूद की कई सारी ब्रांचेज हैं। कूद में सबसे पहले है लंबी कूद। लंबी कूद में खिलाड़ी को, जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है लंबी कूद में, उसको 4 अवस्थाएं पूरी करनी होती है। कौन से में? लंबी कूद में। पहली अवस्था है आरंभिक दौड़, शुरू में दौड़कर और दौड़ना होता है। और सेकंड स्टेज है कि जहां से आपको
छलांग लगानी है उसको आपको दूसरे उस पे उछाल पैर रखकर, अगर आप बायां पैर रखकर और उछाल ले रहे हैं तो आपको लास्ट में जब आप नीचे कहीं दूसरी जगह उछाल जो नीचे आएंगे आप उतरेंगे आप, तब आपको दोनों पैर सीधे करके और उस स्पॉट पे कूदना है। वहां आपको हमने लाइन कर दी जाएगी कि आपने इतना कूदा है, इसके बाद दूसरा प्रतिभागी कूदता है, वो अगर आपसे पार निकल जाता है तो आप उससे हार जाते हैं, या एक निश्चित क्राइटेरिया दे दिया जाता है कि यहां तक आपको कूदना ही है, अगर वहां तक नहीं पहुंच पाए तो आप असफल हैं। दोनों ही पोर्शन है, या तो चैलेंज एक जो आपका साथी है वो आपसे ज्यादा कूद जाता है तो उसको जीता मान लिया जाता है, दूसरा ये है कि कोई भी नहीं जीतेगा, अगर एक निश्चित लाइन खींच दी यहां तक अगर आप कूद जाते हैं तो इस लंबी कूद में सफल हैं। तो दूसरा नंबर का इसका जो चरण है वो है उछाल, कितनी आप उछाल लेते हैं पैर एक रख के, और जहां से कूदना है और वहां से आप कितने, क्योंकि उछाल करते समय जो स्थिति होती है ऊंचे उठना होता है, और उसके बाद है हवा में उड़ान। जब उछाल होती है तो न तो पैर जमीन पर रहते हैं न ही कहीं नीचे अदर दूसरी जगह गिरते हैं, वो हवा में रहता है। तो हवा में उड़ान करते समय पैर थोड़ा सा घुटने सिकुड़ जाते हैं, तो हवा में उछाल रखना होता है। फिर उसके बाद उसको जो घुटने हैं लास्ट में, तीसरा जो पॉइंट है नीचे उतरना, चौथा कि नीचे उतरना वाला पॉइंट है, तब आपका जो घुटने मुड़े हुए हैं और अपने शरीर को एकदम आगे की ओर, पैरों को बिल्कुल आगे की ओर, दोनों को जो पीछे अपने हिप हैं उनको भी आगे बढ़ा के इस तरह से सेटअप में लेके और लास्ट में नीचे उतरते हैं, यानी कूदते हैं जिस जगह पर आपको कूदना होता है। ये आपको लंबी कूद की 4 चरण मैंने अभी आपको बताए। दूसरे नंबर पे है तिहरी कूद। देखिए नाम इसका तिहरी कूद है यही लंबी कूद का ही एक प्रोसेस है, इतना ही इसमें डिस्टेंस रहता है जितने से लंबी कूद में बनाया जाता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या है कि एक बार उछाल किसी से, इसका जो नाम है जैसे अपन गिल्ली डंडे में टप्पा मारते हैं, ऐसे ही कोई जंपिंग वाली जगह पर आप पैर रख के और जंप करी जाती है अधर में, जैसे एक जगह आपने रुक गए और फिर उछल के फिर दूसरा आपने स्टेप लिया, ये तिहरी कूद हो गई। जैसे एक बार कूदे फिर आपने एक पैर रखा और फिर उस पर दोबारा दूसरी कूद कर दी, इसको हम तिहरी कूद कहते हैं। इसका अर्थ है आरंभिक दौड़ की निश्चित सीमा के पश्चात खिलाड़ी टप्पा लेकर उछाल लेनी होती है, ठीक है। इसके बाद है ऊंची कूद, ये तो हुई लंबी, यानी कितनी लंबी डिस्टेंस पर आप कूदे। दूसरे नंबर पर बात है जो कूद का नाम है जिसको तीसरे नंबर पर रखा है ऊंची कूद, यानी 2 पोल गाड़ दिए जाते हैं जिसकी जो लंबाई है 10 फीट के आसपास दूरी पर रखे जाते हैं, और उसमें भी एक रनअप होता है। अब उसमें कई तरह से आप उसको कूदते हैं, कूदने की कई सारी विधियां हैं, जिसमें है मैं आपको बताऊं छड़ पार करने की जो विधि है जिसमें वेस्टर्न पद्धति, ठीक है, कैंची पद्धति, स्ट्रेडल पद्धति, ये 3 पद्धतियां हैं। कैंची पद्धति यानी एक पैर से आप उसको और इस तरह से टेढ़े होकर और उसको पार कर गए, वो कैंची लगा दी, एक वेस्टर्न पद्धति है। और एक दोनों ही पैरों से आप जंप लगा के कूद जाएं। ओवरऑल कूदने के बाद जो भी पोल है या रस्सी है जो आपकी ऊंचाई पर बांधी है ऊंची कूद के अंतर्गत, वो आपके पैर से, आपके शरीर के किसी हिस्से से टच नहीं होनी चाहिए। बहुत से छोटी कद के होते हैं जो आपके लिए एक स्तर बनाया जाता है कूदने को, उसके नीचे से भी अगर आप नीचे चले गए तब भी आप फाल्ट पे, क्योंकि आपने उसको फेस ही नहीं किया। ऊपर से कूदते हैं और शरीर का कोई पार्ट टच हो जाता है तब भी आप फाल्ट पे कहलाते हैं। तो ऊंची कूद के लिए कम दूरी का रनअप है, लंबी कूद में तो ज्यादा रनअप होता है क्योंकि तेजी में दौड़कर आओ आप दूरी से, ठीक है, और इसमें छोटा रनअप होता है क्योंकि नजदीक से ही उसको कूद लिया जाता है। खिलाड़ी का पैर नहीं लगना चाहिए, ठीक है, उछाल लेना होता है और इसको किसी भी
आप पद्धति से पार कर सकते हैं। वेस्टर्न पद्धति का यह है कि जिस पैर से आप उछाल ले रहे हैं उसी हाथ पैर का अवतरण, जबकि जैसे जिस पैर को आप नीचे रखें और जिससे आप उछाल ले रहे हैं, लास्ट में उतरते समय आप उसका पैर को उसी तरह से नीचे रखना होता है। ठीक है। फिर इसके बाद जो कूद है उसका नाम है बांस कूद। बांस कूद देखे होंगे आपने कि बांस कूद भी बड़े एक्सपीरियंस का काम है। एक लंबा बांस होता है, ठीक है, उसकी बांस कूद के भी 2-3 चरण हैं, जिसमें पहला चरण है बांस की पकड़। बांस को कैसे पकड़ा जाता है? तो बांस की पकड़ के लिए सबसे पहले होता है कि दायां हाथ ऊपर व बायां हाथ नीचे, और उसको लेकर एक रनअप पे दौड़ा जाता है। फिर जिस जगह से जंप लगानी होती है उस जगह उस पोल को रोकना होता है। दूसरे नंबर पे है, पहले पर बांस की पकड़, दूसरे पे है दौड़ना व बांस को रोकना। दूर से भागकर आते हैं और जिस जगह से जंप लगानी होती है बांस को उस जगह रोक दिया जाता है। और तीसरे पर है उछाल। बांस को रोकने के बाद उसको फ्लेक्सिबल फोल्ड अप हो जाता है। वो जितना ज्यादा फोल्ड होगा उतना ही ज्यादा ऊंचा उछाल मारेगा। किसी चीज को आप, स्प्रिंग को आप जितना जो करोगे उतनी ही दूरी पे जाएगी। ऐसे ये फ्लेक्सिबल होता है बांस, जितना आपने इसको फ्लेक्सिबल मोड़ा उतना ही आपको दूर जंप कराएगा। तो तीसरे नंबर पे है उछाल लेना। और चौथे स्थान है झूला और फांद। लास्ट स्तर ऐसा होता है कि बांस के साथ में ही जो बांस कूद रहा है उसको अपने पैरों की पोजीशन इस तरह से बांस के साथ में खड़ी कर देनी होती है कि जब वो कूदेगा, जब वो नीचे उतरेगा तो वह अपने नियत स्थान को छोड़ देगा। भाई बांस से हटना होगा, बांस तो रह जाएगा, बांस को साथ लेके नहीं जाएगा वो। जैसे ही उसने बांस ने अपने आप को फ्लेक्सिबल होकर जंप कराया, वैसे ही वो अपना स्थान अपना रह जाएगा और जो कूदने वाला है वो दूसरी जगह जाकर अपने निश्चित जगह पर जितनी ऊंचाई पर उसको ले जाएगा। इसके लिए एक ऊंचाई निर्धारित की जाती है कि इतने ऊंचाई पर उसको कूदना होगा। तो बांस कूद एक लकड़ी का, और नीचे इसके एक प्लेटफार्म बना होता है जो धातु का है या लकड़ी का बना हो सकता है। तो इस तरह से कूद की, बांस कूद की भी एक प्रोसेस है। तो मैंने अभी आपको ट्रैक, मैदान के अंदर कूद हो गई। अब बचा फेंकना। फेंकने की प्रोसेस में है, इसके कई सारे हैं, जिसमें गोला फेंक, तस्तरी फेंक, एक गोल चक्कर जैसा है चक्कर फेंक आती है, गिर्री सी जिसको रिंग वाली कहते हैं, रिंग, और भाला फेंक ये, और हैमर थ्रो वही है। तो एक तार वाला गोला होता है उसको फेंकना होता है, ऐसे करके तार के गोले को उसको बांध के और यूं करके और फिर यूं फेंक दिया जाता है। एक तो गोला ऐसे ही है हाथ में लेके और उसको फेंक, एक ऐसे थ्रो करके और उसको फेंकना होता है। तो इस तरह से ये आपको फेंकने वाली विधियां हैं। इसके बाद में आती हैं यौगिक क्रियाएं। देखिए ये तो हो गई एथलेटिक्स एज ए व्यायाम, और व्यायाम के बाद आएगा योग। योग हमें यौगिक क्रियाओं के अंतर्गत मैं आपको कुछ नाम बता दे रहा हूं और इसकी डिटेल नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जिसके अंतर्गत आपने देखा होगा कई सारी प्रोसेस हैं यौगिक क्रिया की। कुंजल क्रिया सुना है नाम कभी? कुंजल, सुबह पानी पियो बहुत सारा फ्रेश होने के बाद, और पानी पीने के बाद जरा मुंह में उंगली दो, जितना पानी पियोगे आप वो तो निकलेगा ही बाहर। उसके बाद जो भी आपकी एसिडिटी में आपका आम्ल पित्त जो भी है उसको बाहर निकाल देना, वो कुंजल क्रिया कहलाती है। जलनेति, ये योग की या प्राकृतिक चिकित्सा जो नेचुरलपैथी है उसकी प्रोसेस है कि नाक के जो नोजल्स हैं दो, उसमें से एक नोजल में एक छोटा, जिसको अपन की हिंदी कल्चर में कहते हैं गंगा सागर, छोटा गंगा सागर, जिसमें एक वो लगी रहती है नली, पीतल का होता है, उसकी नोजल को
गंगा सागर नाक के एक नोजल में डालेंगे और दूसरे नोजल से पानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा बाहर। इसको हम जल नीति कहते हैं। इसका बाद एक है सूत्र नीति है। ये आपको ऐसा लगेगा सर ये क्या चीज है, लेकिन इन क्रियाओं के माध्यम से हम न केवल अपने आप को फिट रखते हैं, बल्कि हम अपने जो बौद्धिक विकास है यानी पढ़ाई में मन भी, अगर आप, क्योंकि इस क्रिया को करने के बाद आप इतने अपने आप को महसूस करोगे, जैसे कईयों को क्या जुकाम रहती है, कईयों को सर दर्द रहता है, तो ये जल नीति और सूत्र नीति के करने के बाद ये जो पोर्शन है नाक कान गले का, ये एकदम फ्रेश। इसके क्योंकि बॉडी के अंदर कफ बनना, आपको मैंने एक बार बताया था कि पैथी है 3, एलोपैथी और आयुर्वेद। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आदमी के बीमार होने की 3 प्रोसेस है, बात, पित्त और कफ। बात मीन्स वायु, पित्त मीन्स बॉडी के अंदर जो अम्ल और क्षार बनते हैं वो सारी चीजें हैं, और कफ है जो आपके अंदर गले में जो बनता है, जो लंग्स के लेके और बॉडी के अंदर तक परेशान करता रहता है, वो है कफ। तो इनकी मात्रा जैसे जैसे कहीं बढ़ती है, अनबैलेंस होते हैं, ये समान रहते हैं तो सही है आदमी, और इनमें अनबैलेंस हो जाने पर आपको कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। तो हमारा जो विशेषकर कफ वाला जो पोर्शन है वो जल नीति और सूत्र नीति के माध्यम से और कुंजर के माध्यम से, ये 3 प्रोसेस ऐसी हैं जो आपको कफ और पित्त, वही कुंजर से आपका पित्त खाली होगा बॉडी के अंदर जो है, और जल नीति और सूत्र नीति आपके कफ को बाहर कर देंगे। इसके बाद आसन है सुखासन, पद्मासन, गोमुखासन, ताड़ासन, शवासन, हस्त प्रदक्षिण, शैलवासन, उत्तरापादान आसन। इस तरह के आसनों की लंबी लाइन है और कई सूक्ष्म व्यायाम भी हैं कि व्यक्ति के शरीर की संधियों को आपको साधारण तौर पर एक विद्यार्थी के रूप में आसन, प्राणायाम, योग, व्यायाम, इन सबको अपनाना ही होगा, क्योंकि अगर इनको हम नहीं अपनाते हैं तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाते। मैंने बहुत बड़ी बात कह दी, शारीरिक नहीं कही मैंने, व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे आपके विकास हैं। क्योंकि पहला सुख है निरोगी काया, और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। ऐसे जो कोटेशन है, स्लोगन है, उनसे आप ये जाने कि शरीर की कितनी इंपॉर्टेंस है, और शरीर की इंपॉर्टेंस है इस कारण ही शारीरिक शिक्षा एवं योग को सिलेबस का एक हिस्सा बनाया है। क्योंकि आप शिक्षक बनकर जब आप स्वयं जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा एक व्यक्ति के लिए, उसके विकास, सर्वांगीण विकास के लिए कितनी आवश्यक है, क्योंकि वो आप खुद पढ़ के आए बीएड में, तो आप बालकों को भी उस ज्ञान को देंगे कि किस तरह से व्यायाम करना है, किस तरह से अपनी डाइट लेनी है, किस तरह से ये आपकी बॉडी का एक हिस्सा है। जिस तरह से खाना खाना जरूरी है, उसी तरह से अच्छी तरह चबा चबा कर खाना बहुत जरूरी है। जिस तरह से आपको एंटरटेन अच्छा लगता है, उसी तरह से आपको व्यायाम करना भी अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी के एक हिस्से हैं। धन्यवाद। देखिए, अभी मैं आपको जंपिंग एंड थ्रोइंग इवेंट्स के बारे में बताया, मैंने आपको एथलेटिक्स वाली बात को। इसी के अकॉर्डिंग जब हम ट्रैक और मैदान, कूदना है, फेंकना है, दौड़ना है, ये तीनों ही चीजें हैं। अब इनमें भी हम इनका डिफरेंस करें, इनका मूल्यांकन करें। देखिए, जो दक्षता है वो 2 तरह से होती है। हर खिलाड़ी की अपनी फिटनेस अलग तरह से होती है। फुटबॉल के खिलाड़ी की अपनी अलग फिटनेस है, क्रिकेट के खिलाड़ी की अपनी अलग फिटनेस है, ठीक है, और जो वेट लिफ्टर हैं उनकी अलग फिटनेस है। कहने के तात्पर्य यह है कि आपका एक टीचर है, हिंदी पढ़ाने वाले टीचर की फिटनेस अलग तरह से होगी और शारीरिक शिक्षक की फिटनेस अलग तरह से होगी। क्योंकि हिंदी टीचर को फिटनेस के लिए ज्यादा आवश्यक नहीं है कि वो बहुत सारे एक्सरसाइज करे, बहुत ज्यादा अपने आप का रनअप करे, बहुत ज्यादा दौड़ लगाए, बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखे, जिम्नास्ट करे।
ये काम किसके हैं? शारीरिक शिक्षक के। शारीरिक शिक्षक को शरीर से रिलेटेड प्रत्येक एक्टिविटीज को आपको, बॉडी की, उसको आपको खुद को, कई बार आपने देखा होगा पुलिस और चोर, पुलिस का नाम आते ही आपके दिमाग में आता है एक टोपी लगा के वर्दी में और डंडा लिए हुए एक इंसान है। अब उसकी फिजिक, उसकी फिटनेस में ये बड़ा पेट है उसका, ठीक है, जिसको वो बार बार पैंट को ऊपर चढ़ा रहा है क्योंकि पैंट रुक नहीं रहा है पेट के कारण से, और सामने एक चोर है। अब समाज की जो अपेक्षा है उस पुलिस वाले से कि साहब सामने वो चोरी कर रहा है और आप खड़े देख रहे हैं, तो उसका है तुरंत उसको बक्के पकड़ ले। अब अगर फिटनेस पुलिस की ऐसी नहीं है, चोर है एकदम पतला दुबला, जो धावक नहीं है कोई अच्छा, तो ऐसा भी नहीं है कि वो भी बहुत ज्यादा हेल्थी है, वो उसने अपना सामान उठाया और भाग लिया। अब पुलिस की इतनी वो नहीं है फिटनेस की वो उसको पकड़ ले दौड़ के। ऐसी स्थिति में आप अपनी दक्षता, जैसे मैंने अभी शारीरिक शिक्षक की गई थी, ऐसे ही पुलिस की दक्षता कायम है कि उसको अपना फिजिक है, अपना जो शारीरिक स्ट्रक्चर है वो एकदम स्ट्रांग, एकदम मजबूत रखना है, फ्लेक्सिबल रखना है, जिस तरह की परिस्थिति आ जाए उस तरह से। अभी मान लो सामने से कहीं गोलियां चल जाएं, तो आपको इतना फ्लेक्सिबल शरीर होना चाहिए कि आप जमीन पर लेट जाएं और लेट के अपने हाथों के बल, आपने यहाँ तो खैर पुलिस वालों का तो ऐसा वास्ता कम पड़ता है, बाकी फौजियों की आपने जो फिजिक देखी होगी आपने, इतना फुर्ती, इतना उनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो कैसे भी अपने आप को फोल्ड कर लेते हैं। पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं हाथ के बल, झाड़ियों में चल रहे हैं वो कछुए की तरह, ये सारी जो प्रोसेस है ये उनको उनके जो पोस्ट है, जो आपका प्रोफेशन है, उसके अकॉर्डिंग उनको मेंटेन करनी होती है। इसी तरह से मूल्यांकन करते समय सबको एक जैसा नहीं। आज मेरे से आप अपेक्षा रखें मैं पढ़ा रहा हूं आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग, अब आप सोचें सर आपकी फिजिक भी एकदम, ये जो पेट है टमी आपका आ रहा है इसको नहीं एकदम ऐसा होना चाहिए, जो एक शारीरिक शिक्षा जैसे पार्ट को पढ़ा रहे तो आप भी फिजिकल फिट, तो मैं टीचर फिजिकली नहीं हूं, ये तो क्या है इसमें जोड़ दिया एक वो है, अभी की साल जोड़ा है इसको 4th ईयर के इसमें, तो इस अब जोड़ दिया है तो बात अच्छी कि हम भी अगर फिट हो जाए तो क्या बुराई है। लेकिन एक चीज तो ऐसी होती है कि जिस आप प्रोफेशन को अपना रहे हैं, अब हमारे देख रहे होंगे आपने, हमारे भी पीटीआई हैं एक शैलेश जी, उनका आप फिटनेस देखें तो कई चीजें, अब वो उनका कारण क्या है कि वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। इम्प्लीमेंट का मतलब है कि जिस प्रोफेशन में वो हैं उसके प्रति आपको उसको प्रत्येक दिन यूज करना है। चाहे तो छात्रों के साथ आप रिहर्सल करें, अगर छात्र नहीं भी है तो खुद को आप रेगुलर इतनी फिटनेस की एक्सरसाइज करें कि आप अपने जो व्यवसाय है उसके प्रति आपकी वफादारी बनते। अन्यथा चलते रहिए, आपके पास आप एक डंडा ले लो, आवाज थोड़ी सी स्ट्रांग कर लो, बच्चे तो वैसे ही कंट्रोल में है। लेकिन अभी आपने देखा पुलिस में बहुत सारे उनको लाइन हाजिर कर दिया, उनको ये कह दिया कि अगर आप अपने शरीर को इस तरह से नहीं लाएंगे, वेट को कम नहीं करेंगे तो आपका डिमोशन कर दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बड़े बड़े हेल्थ वाले जो पुलिस वाले हैं वो बेचारे लग रहे हैं जिम जाने और कैसे कैसे करके खान पीन को कंट्रोल करके और अपने आप को मेंटेन करने। और बात सही सी भी है, आज कमांडो की जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, अब कमांडो मान लो ये फैटी हो जाए, काय का कमांडो है? कमांडो से अपेक्षा रखी जाती है कि आप कैसी भी परिस्थिति में जिसकी आप सुरक्षा में हैं उन पर आंच नहीं आने देंगे, आपकी जान दे देंगे। अब आप सोचें यार मेरी जान चली जाएगी पहले, उससे पहले, क्योंकि मेरी फिटनेस ही नहीं है। कमांडो अपने आप में एक एज ए टाइगर जैसी उसके अंतर्गत चुस्ती फुर्ती रहती है। अभी आपने देखा भारत और चीन सीमा पर जो विवाद चल रहा है, भारत ने अपने जो मोस्ट जिनको कहें ट्रेंड कमांडोज को वहां लगाया है, जो ऊंचाई पे अपने आप को इस तरह, कमांडो की ट्रेनिंग इतनी डिफिकल्ट ट्रेनिंग है जिसका मैंने तो नहीं ली है लेकिन जितना सुना है
बहुत टफ। अगर वो आपने एक बार पास कर ली तो कमांडो अपने आप में ही बहुत बड़ी हस्ती है। उसके पास उस ट्रेनिंग के अंतर्गत ये मानो दूसरा ही जन्म होता है, इतना टिपिकल वो ट्रेनिंग होती है। और उस ट्रेनिंग को करने के बाद वो इतना पक जाता है, इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उस पर एक घड़ी कहते ऐसे हैं, खैर आगे तो नहीं है कि अगर गोली भी लग जाए तो गोली भी एक बार वापस हो जाए, इस तरह की उनके अपेक्षा रखी जाती है। तो कहने का तात्पर्य हमारा जो फिजिकली फिटनेस है उसको हमने दो भागों में बांटा है, एक स्वास्थ्य से संबंधित और दूसरा है कौशल से संबंधित, हेल्थ रिलेटेड और मोटर स्किल द्वारा। तो कौशल संबंधी जो शारीरिक दक्षता है वो एक अलग है और फिजिकली जो एक दक्षता है, फिटनेस है, वो एक अलग है। तो इसको दो तरह से मूल्यांकन हम कर सकते हैं।